देखो, सबसे पहले यदि भत्ते की बात करेंगे तो एक भत्ता हम रेलवे कर्मचारियों को मिलता है, वो है शिक्षा भत्ता। कौन सा भत्ता? शिक्षा, जिसको हम टीचिंग अलाउंस भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीचिंग अलाउंस। हर कर्मचारी को एक शिक्षा भत्ता मिलता है, आप लोगों को भी मिलता है, ठीक है, और उसे ही हम कहते हैं टीचिंग अलाउंस। सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले पहले 2 बच्चों के लिए या दूसरे प्रसव में 1 से अधिक बच्चे होने के कारण बच्चों की संख्या 2 से अधिक हो गई है, या परिवार नियोजन ऑपरेशन फेल होने की अवस्था में तीसरे बच्चे को भी देना होगा। हमेशा जो ट्यूशन अलाउंस है वो किसे मिलेगा? जो सरकारी संस्था में पढ़ रहे हैं बच्चे, जो सरकारी संस्था में पढ़ रहे हैं और उनके पहले 2 बच्चों को टीचिंग अलाउंस मिलेगा। लेकिन अगर दूसरे बार जब बच्चे हुए तो जुड़वा हो गए, 2 हो गए, या तो आपने कोई ऑपरेशन कराया और पहला ऑपरेशन आपका क्या हो गया? फेल हो गया। उस ऐसी कंडीशन में भी अगर 3 बच्चे हो जाते हैं तो 3 बच्चों तक टीचिंग अलाउंस देय होता है। अगली कंडीशन वही, कक्षा नर्सरी, कक्षा पहली से पूर्व 2 कक्षाएं से लेकर 12वीं तक, मतलब जो टीचिंग अलाउंस मिलता है कर्मचारियों को वो मिलेगा नर्सरी से लेकर, नर्सरी में भी कहाँ से? KG1 KG2, मतलब सिर्फ सीधी सी बात समझ लो कि पहली से पहले सिर्फ 2 क्लास तक कभी भी ले लो आप, और उसके बाद पहली से लेकर 12वीं तक, 12th तक, मतलब KG1 KG2 फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th तक, ये सारे के सारे हर एक क्लास में बच्चों को टीचिंग अलाउंस मिलेगा। तथा 10वीं कक्षा पास करने के बाद ITI डिप्लोमा कोर्स या पॉलिटेक्निक 2 वर्ष तक मिलेगा। मतलब सिंपल सी चीज है कि आप लोगों को, आपके बच्चों को टीचिंग अलाउंस जो मिलेगा वो कहाँ तक मिलेगा? 12th तक। अगर 12th नहीं कर रहा है बच्चा और 10th के बाद वो पॉलिटेक्निक ज्वाइन कर लेता है या ITI ज्वाइन कर लेता है, तो पॉलिटेक्निक और ITI में 2 साल तक, शुरू के 2 साल, मतलब जैसे आपके 12वीं तक हो जाए, यहाँ आप 11वीं 12वीं पढ़ते हैं, वहाँ पे 2 साल पढ़ेंगे, तो ऐसे 2 सालों तक, प्रारंभिक 2 सालों तक आपको क्या मिलता है? टीचिंग अलाउंस मिलता है। तो मतलब सिंपल सी बात है कि भाई पहले दो बार मिलेगा, KG1 KG2, और 12वीं क्लास तक आपको टीचिंग भत्ता मिलता है। अब कितना मिलता है उसकी बात कर लेते हैं भाई। तो जो टीचिंग भत्ता मिलता है वो बिल्कुल फिक्स है। 7वें वेतनमान के पहले फिक्स नहीं था। 7वें वेतनमान के पहले ऐसा था कि आप लगाते थे, रसीदें लगाते थे कि भैया मैंने इतनी फीस दिया, इतने जूते में खर्च किया, इतना ड्रेस में खर्च किया, इतनी कॉपी किताब पुस्तकों बुक्स में खर्च किया, और उसके हिसाब से आप जितना रसीद लगाते थे उतना आपको अमाउंट मिलता था, और एक निश्चित मैक्सिमम एक अमाउंट था, उससे ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन जितना आप लगाओगे अमाउंट की रसीदें उतना पैसा आपके अकाउंट में आता था। लेकिन 7वें वेतनमान ने उस रसीद की प्रणाली को भी क्या कर दिया? खत्म। अब आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपको डायरेक्ट कितना मिलेगा? 27,000 रुपये साल, मतलब एक बच्चे के लिए 1 साल का जो टीचिंग अलाउंस है वो कितना आता है? 27,000। ऐसे अगर 2 बच्चे होंगे तो एक बच्चे का 27,000 और 2 बच्चों का 27,000, मतलब जो भी है एक बच्चे पे 27,000 आपको 1 साल का टीचिंग अलाउंस मिलेगा। अगर महीने में कंपेयर करूं तो ये हर महीने में आपको 2,250 रुपये मिलता है। महीने का कितना पड़ेगा? 2,250। एक बच्चे पे 1 साल का टीचिंग अलाउंस कितना मिलता है? 27,000 रुपये प्रति वर्ष। वर्ष में एक बार आर्थिक वर्ष समाप्त होने पर मिला जाएगा। साल में एक बार जब आपका आर्थिक वर्ष समाप्त हो जाता है तब ये दिया जाता है। अब आर्थिक वर्ष कब समाप्त होगा भाई? हमारा जो आर्थिक वर्ष चलता है वो चलता है अप्रैल से मार्च। अप्रैल से मार्च मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमारा क्या चलता है? आर्थिक वर्ष चलता है। तो जैसे आर्थिक वर्ष समाप्त होता है तो पिछले आर्थिक वर्ष का आपको टीचिंग अलाउंस दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या चल रहा है? 2023 का अप्रैल महीना चल रहा है, तो 2023 के अप्रैल महीने में अभी हम टीचिंग अलाउंस के लिए फॉर्म भरेंगे तो किसका भरेंगे? 2023 का, 22-23 का। पिछला वर्ष जो गया 2022-23 उसका हम भरेंगे। मतलब यदि आपका बच्चा अभी पहली क्लास में है या तो वो, या फिर आपका 10th में है तो वो किसका भरेगा? 9th का, 1 साल पीछे का, मतलब पिछले वित्त वर्ष का ही हम क्या भरते हैं इसमें फॉर्म
जिस क्लास को उसने पढ़ लिया हो, जो हाँ जिसमें पढ़ लिया है, जिसमें पास की मार्कशीट आ गई है, जिसमें कंप्लीट हो गई है, जो क्लास उसने पढ़ चुका है, उसका उसमें क्या लगाना पड़ेगा भैया, उसका अमाउंट आपको भर के देना पड़ेगा अपने बाबू के पास। फिर उसका आपको पैसा 1 साल का पूरा 27,000 रुपये आपके अकाउंट पर आ जाएगा एक बच्चे के लिए। विकलांग बच्चों के लिए दुगना हो जाता है। अगर आपका बच्चा विकलांग है, अगर आपका बच्चा विकलांग है और आपका विकलांग बच्चा ये पढ़ रहा है, तो उसको इसका जो अमाउंट होता है वो दुगना मिलता है। मतलब जो हाँ 27,000 है, तो एक ही बच्चे पे 27 का दुगना पैसा आपको मिलेगा। तो विकलांगता के केस में ये जो अमाउंट होता है 37,000, ये नॉर्मल कितना हो जाएगा आपका, दुगना हो जाएगा। आवेदन के साथ बच्चे का मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान में पढ़ने का बोनाफाइड प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। जब भी आप आवेदन लगाओ, जब भी आप आवेदन भरोगे, तो इस आवेदन के साथ आपको बच्चे का एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। वो सर्टिफिकेट में वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती है, वहाँ भरना पड़ेगा। वो भरते हैं कि भैया इस क्लास में ये बच्चा यहाँ से यहाँ तक इस साल में पढ़ा, ठीक है, और उसके जो भी हेड होगा उस हेड की सील साइन वहाँ पर होनी चाहिए। इसके उपरांत सिर्फ इसी को जमा करेंगे और हमारा टीचिंग अलाउंस हमारा लग सकता है। एक प्रोफार्मा आता है, पूरा एक फॉर्म बना हुआ आता है, 4 पेज का एक फॉर्म आता है। उस फॉर्म को हम भरेंगे, उस फॉर्म के साथ जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगाएंगे, उस फॉर्म के साथ आप अपने फैमिली का डिक्लेरेशन भरेंगे। ये सारा का सारा आप सबमिट करोगे तो ये आपको टीचिंग अलाउंस वहां से मिल जाएगा, इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, एक हो गया आपका टीचिंग अलाउंस और एक होता है हॉस्टल सब्सिडी। अगर आपका बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, अगर आपका बच्चा कहाँ रह रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, तो जब जब बच्चा हॉस्टल में रहेगा तो उसको हॉस्टल सब्सिडी मिलेगी। अगर आपका बच्चा हॉस्टल में नहीं रह रहा है, सिर्फ स्कूल में पढ़ रहा है, तो सिर्फ उसको क्या मिलेगा, टीचिंग अलाउंस। अब हॉस्टल सब्सिडी की बात कर लेंगे तो सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले पहले 2 बच्चों के लिए या दूसरे प्रसव के में एक साथ 2 बच्चे हो जाए, या फिर आपका जो परिवार नियोजन का ऑपरेशन है वो फेल हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में 3 बच्चों तक हॉस्टल सब्सिडी आपको दी जाती है। अब हॉस्टल सब्सिडी की भी वही है जो आपका किसका रहेगा, ट्यूशन फीस की। ये भी आपको पहली के फर्स्ट के पहले 2 क्लासे और 12th तक, ऐसे टोटल हम 14 साल 14 बार 14 टाइम्स हम ये जो हॉस्टल सब्सिडी भी हम ले सकते हैं। ट्यूशन सब्सिडी भी हम मैक्सिमम कितने टाइम्स ले सकते हैं, 14 टाइम्स ले सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। उसके ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन उसमें भी कंडीशन है, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, इसमें दिया नहीं फिर भी बता देता हूँ। उसमें भी कंडीशन है कि अगर आपका बच्चा उसी क्लास में अगर फेल हो जाता है, जैसे सपोज मैंने मान लिया कि आपका बच्चा 10th पढ़ रहा है और 10th में दोबारा से वो फेल हो गया है और उस साल का आपने टीचिंग अलाउंस ले चुका है, तो फिर भी पुनः आप दूसरे साल फेल होकर दूसरी बार वो पढ़ेगा तो भी आप उसका टीचिंग अलाउंस ले सकते हो। बच्चे के फेल होने पर भी आप वो टीचिंग अलाउंस ले सकते हो। लेकिन अगर बच्चा वहां से पास हो गया है और आपने किसी दूसरी क्लास में उसका एडमिशन कराया है या उसी क्लास में फिर से उसको पास होने के बावजूद पढ़ा रहे, तो फिर आपको टीचिंग अलाउंस नहीं मिलेगा उस साल का। आपको अगर बच्चा फेल होता है तो टीचिंग अलाउंस प्रॉपर मिलेगा। बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है सर, जैसे टीचिंग अलाउंस उसको टोटल 14 बार देना है, हाँ, तो 15 बार नहीं मैं बोला ना स्पेशल कंडीशन में वो बढ़ सकता है। नॉर्मल कंडीशन में 14 बार से ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन ये स्पेशल कंडीशन भी है, वो फेल हो गया। अब क्या फेल हो गया तो क्या उसको हम पढ़ने के लिए पैसा तो लगेगा ना कर्मचारियों को। अगर कोई बच्चा फेल हो गया तो पैसा तो लगेगा ही, तो पैसा तो देना पड़ेगा, फीस तो भरेगा ही ना। ऐसा थोड़ी कि फेल हो गया तो फीस नहीं भरेगा। तो फेल होने पर भी पुनः उसको टीचिंग अलाउंस मिलेगा। लेकिन अगर वो पास हो गया फिर भी आप किसी स्कूल में एडमिशन, दूसरे स्कूल में एडमिशन करा के उसी क्लास पढ़ाओगे या वहीं दोबारा पढ़ाओगे, तो फिर आपको उसका टीचिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब हॉस्टल की बात कर रहे थे, तो हॉस्टल की भी सेम कंडीशन वही है भाई। हॉस्टल अलाउंस जो रहेगा वो भी आपको स्पेशल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में 14 बार ही दे होगा। उसके बाद फिर स्पेशल कंडीशन वही, अगर फेल हो जाएगा तो फिर वही कंडीशन है, उसको दोबारा वहां पे दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने बता दिया था कि प्रति माह 2200 थी किसकी ट्यूशन फीस, 2250 ट्यूशन फीस का जो अमाउंट था
टोटल 27,000, महीने में थी 2,250। वैसे ही जो आपका हॉस्टल जो होती है, हॉस्टल अलाउंस जो होगा वो कर्मचारी को मिलेगा, बच्चे को मिलेगा 6,750 रुपये महीना। कितना मिलेगा एक महीने का? 6,750। तो स्टडी अलाउंस कितना मिलता था? 2,250। और जो आपका हॉस्टल अलाउंस है वो बच्चे को मिलता है 6,750 रुपये प्रति माह, अथवा लॉजिंग एवं बोर्डिंग हेतु खर्च की गई राशि इसमें से जो भी कम। देखो, टीचिंग अलाउंस में आपको कोई खर्चा शो नहीं करना है। टीचिंग अलाउंस जब लेते हैं आप तो आपको कोई खर्चा शो नहीं करना है, लेकिन हॉस्टल अलाउंस जब भी आप लोगे तो आपको शो करना पड़ेगा कि लॉजिंग में कितना पैसा लगा, बोर्डिंग में कितना पैसा लगा, वहाँ पे उसको कितना पैसा वहाँ हॉस्टल वाले को आप फीस पे कर रहे हो, उसकी रसीद आपको शो करना पड़ेगा। तो आपने जितना पैसा खर्च किया है और 6,750 रुपये प्रति माह, उसमें से जो भी अमाउंट कम होगा उतनी राशि आपको दे दी जाएगी। वर्ष में एक बार आर्थिक वर्ष समाप्त होने पर, यह भी वही कंडीशन रहेगी टीचिंग अलाउंस की तरह कि साल में एक बार जो आपका आर्थिक वर्ष है, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च, वो खत्म होने के बाद आपको टीचिंग अलाउंस मिलेगा। कर्मचारी के आवास से 50 किलोमीटर या अधिक दूर की दूरी पर आवासीय स्कूल कॉलेज स्थित होने पर दिया जाएगा। अगर आप मान लो कि आप भोपाल में रहते हैं और आप चाहो कि भैया आप भोपाल में हैं, हेडक्वार्टर भी भोपाल में है और भोपाल में किसी हॉस्टल में पढ़ा के मैं टीचिंग अलाउंस ले लूँ तो वो आपको, हॉस्टल अलाउंस ले लूँ तो वो नहीं मिलेगा। कम से कम आपके हेडक्वार्टर से जहाँ बच्चा पढ़ रहा है उसकी बीच की दूरी 50 किलोमीटर होनी चाहिए, 50 किलोमीटर या उससे अधिक होनी चाहिए, तो ही आपको हॉस्टल अलाउंस मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ये जैसे नवोदय वगैरह में पढ़ेंगे बच्चे तो उसके अलावा, हाँ वहाँ हॉस्टल है तो वहाँ पे हॉस्टल में आपको शो करना पड़ेगा हाँ तो अमाउंट शो करना पड़ेगा ना, आपको रसीद बताना पड़ेगा कि वहाँ इतना पैसा लगा। आपकी रसीद आएगी 100-200 की तो उतना पैसा मिल जाएगा, या 1,000-2,000 की। हाँ जो भी कम होगा उसका आपको अमाउंट मिलेगा। हाँ अगर प्राइवेट में है तो वहाँ के जो भी रसीद आएगी, जो भी 10,000 लग रहा है तब भी आपको 6750 ही मिलेगा। हाँ 10,000 भी महीने का लग रहा है लेकिन तो भी आपको 6750 ही मिलेगा। ठीक है, टीचिंग अलाउंस में कोई रसीद लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हॉस्टल अलाउंस के लिए आपको लगाना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन बताया था कि आपके हेडक्वार्टर से बच्चे का जो हॉस्टल है उसकी दूरी 50 किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। फिर वही बात है, अगर विकलांगता के केस में अगर बच्चा विकलांग है तो जैसे टीचिंग अलाउंस दुगना हो जाता था वैसे ही जो हॉस्टल अलाउंस है ये भी कैसा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। मतलब वो कितना हो जाता था 2,250, मतलब 25,000 5,000 हो जाता था विकलांगता के केस में, ये भी दुगना हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा भाई, 6 दूनी 12, लगभग कितना 13,000 के समथिंग ये भी हो जाएगा। तो विकलांगता के केस में जो भी अमाउंट है वो कैसा हो जाएगा, आपका दुगना हो जाएगा। आवेदन के साथ बच्चे का मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में पढ़ने का बोनाफाइड प्रमाण पत्र तथा लॉजिंग एवं बोर्डिंग हेतु खर्च की गई राशि का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। हॉस्टल अलाउंस लेने के लिए आपको जो भी आपको सर्टिफिकेट बोर्डिंग, वो भी जो भी बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो साथ में लॉजिंग और बोर्डिंग हेतु आपने जो खर्च किया है उस खर्च की रसीद आपको प्रमाण पत्र, उस खर्च का प्रमाण पत्र आपको क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। अगर कोई अगर माता पिता दोनों सरकारी कर्मचारी है या दोनों रेलवे में ही हैं तो दोनों में से किसी एक को ही शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी मिलेगी। अगर दोनों ही कर्मचारी रेलवे में हैं तो दोनों में से किसी एक को टीचिंग अलाउंस और किसी एक को ही हॉस्टल भत्ता मिलेगा। ऐसा नहीं कि दोनों को मिल जाए, नहीं, किसी एक को ही मिलेगा। शिक्षा भत्ता या हॉस्टल सब्सिडी के भत्ते का लाभ एक ही बच्चे के लिए एक साथ नहीं दिया जाएगा। सिंपल वही बात है, किसी एक को ही मिलेगा, नहीं तो पता चले माँ भी उसी के लिए भर रही है, पिताजी भी उसी के लिए भर रहे हैं तो डबल अमाउंट हो गया, तो एक बच्चे पे एक ही का मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये दूसरा भत्ता, पहला भत्ता पढ़ लिया हमने ट्यूशन फीस, दूसरा अलाउंस पढ़ा हमने क्या, आपका हॉस्टल
अलाउंसेस, और तीसरी बात करेंगे नाइट ड्यूटी अलाउंसेस। अब तीसरा जो हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? नाइट ड्यूटी अलाउंसेस की। तो पहली चीज, नाइट ड्यूटी अलाउंसेस सिर्फ सी और डी ग्रुप के कर्मचारी को मिलता है। जैसे ही बी ग्रुप का कर्मचारी कोई बनता है तो उसको नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलता। नाइट ड्यूटी अलाउंस ओनली फॉर सी एंड डी ग्रुप के कर्मचारी को मिलेगा। सभी सी एवं डी ग्रुप के कर्मचारी को गहन, निरंतर, आवश्यक रूप से विरामी कोटियों में वर्गीकृत किया गया है। इन्हें रात्रि 12 बजे से सुबह 6 बजे तक ड्यूटी करने के लिए दे होगा। नाइट ड्यूटी जो अलाउंस होगा, सबसे पहली कंडीशन वो सी और डी ग्रुप के कर्मचारी को मिलेगा, चाहे वो गहन कार्य करे, निरंतर काम करे, आवश्यक विरामी काम करे, जो भी गेटर में काम करे सबको मिलेगा। लेकिन उसकी नाइट ड्यूटी करने की जो टाइमिंग होनी चाहिए वो रात के 22 बजे से सुबह के 6 बजे तक, 22 से 6 बजे के बीच में वो अगर काम कर रहा है रात में तो उसको नाइट ड्यूटी अलाउंस दिया जाएगा। अगर 22 के पहले अगर काम करके वापस आ गया तो उसको नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलेगा। अगर 6 बजे के बाद जा रहा है तो भी उसको नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलेगा। उसको नाइट ड्यूटी अलाउंस तभी मिलेगा जब उसकी ड्यूटी का टाइमिंग रात में 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक रहेगा। प्रत्येक 1 घंटे के लिए 10 मिनट के हिसाब से दिया जाता है। प्रत्येक 1 घंटे के लिए 10 मिनट के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, 1 घंटे के लिए 10 मिनट के हिसाब से दिया जाता है नाइट ड्यूटी अलाउंस। ठीक है, अब नाइट ड्यूटी अलाउंस स्टेशन मास्टर को मिलता है, ठीक है, विरामी को मिलता है, जो भी नाइट ड्यूटी करेगा उसको नाइट ड्यूटी अलाउंस सी और डी का होना चाहिए। ठीक है, अब अगला जो है राष्ट्रीय अवकाश भत्ता, मतलब NH अलाउंस। ठीक है, अगला जो चौथा हम बात करेंगे वो करेंगे NH अलाउंस। तो NH अलाउंस क्या होता है भाई? जब कोई कर्मचारी मतलब NH के दिन, नेशनल हॉलीडे के दिन भी यदि हम उससे काम कराते हैं तो हम उसको क्या देते हैं? राष्ट्रीय अवकाश भत्ता या नेशनल हॉलीडे अलाउंस दिया जाता है। राष्ट्रीय अवकाश पर ड्यूटी हेतु बुक किए गए अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए कर्मचारी का रेस्ट होने पर भी यह भत्ता दिया जाएगा। तो सबसे पहली चीज, राष्ट्रीय भत्ता जो रहेगा आपका NH जो अलाउंस होता है वो किसको मिलेगा? C और D के कर्मचारी को। नेशनल भत्ता जो रहेगा आपका NH का जो अलाउंस होगा वो C और D के कर्मचारी को मिलेगा। अराजपत्रित कर्मचारी किसको मिलेगा? अराजपत्रित कर्मचारी को। ठीक है, कब मिलेगा? जब वो NH के दिन क्या कर रहा है? काम कर रहा है। अगर NH के दिन उसका रेस्ट पड़ गया, अगर NH के दिन उसका प्रॉपर रेस्ट पड़ गया तो भी उसको यह भत्ता दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका रेस्ट होता है मंडे को और मंडे को NH है, तो उस कंडीशन में आप रेस्ट कर रहे हो तो आपको NH अलाउंस दिया जाएगा। यह भत्ता केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जो राष्ट्रीय अवकाशों का लाभ नहीं लेते हैं तथा राष्ट्रीय अवकाश के दिन काम करते हैं। मतलब ये भत्ता उन्हीं को मिलेगा जो राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है और उस दिन आप NH नहीं कर रहे हो, उस दिन आप क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो, तो आपको राष्ट्रीय अवकाश का जो है राष्ट्रीय अवकाश भत्ता दिया जाएगा, नेशनल हॉलीडे अलाउंस दिया जाएगा। ओपन लाइन स्टाफ को भी दे है। ये किसको है? ओपन लाइन स्टाफ को भी दे है। शिफ्ट ड्यूटी करने वालों को राष्ट्रीय अवकाश पर ड्यूटी करने पर निर्धारित दरों से पूरा राष्ट्रीय अवकाश भत्ता दिया जाता है। निम्नलिखित दर है जिसके आधार पर आपको NH अलाउंस दिया जाता है। अब कौन कौन सी दरें भैया? अगर आप लेवल 1 और लेवल 2 में, लेवल 1 कहां से स्टार्ट होता है? 1800 से, ठीक है, लेवल 2 होता है 1900। मतलब यदि आप 1800 और 1900 ग्रेड पे में हैं तो आपको 284 रुपए आपका नेशनल जो NH अलाउंस मिलेगा। ठीक है, NH अलाउंस लेवल 1 और लेवल 2 को कितना मिलेगा? 384 रुपए। अगर आप लेवल 3 से 5 में हैं, मतलब लेवल 3 से लेके लेवल 5 तक, मतलब 2800 ग्रेड पे तक है, तो तब जाके आपको जो नेशनल हॉलीडे अलाउंस है वो कितना मिलेगा? 477 रुपए। 1 और 2 के लिए 384, 3 से 5 के लिए 477। और यदि आप लेवल 6 और 8 में हैं,
यदि आप लेवल 6 और 8 में हैं तो जो आपको अलाउंस दिया जाता है वो दिया जाता है 630 रुपये। मतलब 4200 ग्रेड पे या उससे ऊपर 4200 4600 ग्रेड पे आपको कितना मिलता है आपका 630 रुपये। 2800 रुपये तक कितना मिलेगा 477 रुपये। और 1800 और 1900 ग्रेड पे वालों को मिलेगा 384 रुपये नेशनल हॉलीडे भत्ता मिलता है। हाँ, जो भी ड्यूटी करेगा रनिंग स्टाफ जो भी ड्यूटी करेगा एनएच के समय पे उसको भी एनएच अलाउंसेस मिलेगा। अब नेक्स्ट है आपका वर्दी भत्ता। क्या है आपका ड्रेस अलाउंस। ड्रेस अलाउंस मिलता है नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब है नेक्स्ट आपका ड्रेस अलाउंस। उन सभी कर्मचारियों को जैसे ट्रैकमैन, रनिंग कर्मचारी, कार ड्राइवर, कैंटीन स्टाफ इत्यादि जिन्हें नियमित वर्दी पहननी पड़ती है, वो सारे के सारे कर्मचारी जिनको नियमित वर्दी पहननी पड़ती है उनको वर्दी अलाउंस या ड्रेस अलाउंस प्रदान किया जाता है। इसका जो है वो है कितना 5000 प्रति वर्ष के हिसाब से देय है। आपका जो रनिंग जो ड्रेस अलाउंस है वो कितना देय होगा 5000 प्रति वर्ष के हिसाब से देय होगा। कर्मचारियों के वेतन में वर्ष में एक बार यह जुलाई में देय होता है। जो आपका वर्दी भत्ता है, जो आपका ड्रेस अलाउंसेस है, ये साल में एक बार हर साल जुलाई के महीने में दिया जाता है। जो आपका ड्रेस अलाउंस है ये साल में एक बार हर साल जुलाई के महीने में दिया जाता है। पहले मिलने वाले धुलाई का भत्ता, जूतों का भत्ता, किट मेंटेनेंस अलाउंसों को रद्द कर वर्दी का भत्ता किया गया है। मतलब पहले ये अलाउंसेस अलग अलग थे। आपको जूतों धुलाई के लिए अलग मिलता था, जूतों के लिए अलग मिलता था, किट मेंटेनेंस के लिए अलग मिलता था। इन सब को हटा के सिर्फ एक वर्दी का भत्ता कर दिया गया है ड्रेस अलाउंसेस, और जिसके सीधे आपको राशि कितनी दी जाती है 5000 रुपये मिलता है ना आप लोगों को। जिन कर्मचारियों को पहले वर्दी मिलती थी अब नहीं मिलेगी। पहले जिन कर्मचारी आप लोगों को पहले वर्दी मिलती थी लेकिन अब मिल रही है क्या, नहीं मिल रही। जिन कर्मचारियों को पहले वर्दी मिलती थी अब उनको नहीं मिल रही है। अब उनको सिर्फ 5000 रुपये दे दिया जाता है। अब उस 5000 रुपये में उन्होंने उनको क्या करना है, वो ड्रेस भी खरीदना है, उस ड्रेस को मेंटेनेंस भी करना है, उसको धुलाई भी करना है, प्रेस भी करना है, जो भी मेंटेनेंस है वो उसका उसी में करना है। अन्य सुरक्षात्मक सामान जैसे सुरक्षा शूज, सुरक्षा हेलमेट, टोपी वाला रेनकोट इत्यादि अलग से मिलेगी। यह वर्दी भत्ते के अंतर्गत नहीं आती है। अदर जो सुरक्षा के सामान है जैसे आपके शूज होते हैं, सेफ्टी शूज, ठीक है, आपका सेफ्टी हेलमेट होते हैं, टोपी होती है, रेनकोट होते हैं, ये सारी चीजें जो है ये आपको अलग से दी जाती है। ये सारी चीजें आपको अलग से दी जाती है। ये आपके वर्दी भत्ते के अंतर्गत नहीं आते। वर्दी भत्ता आपकी वर्दी के लिए दिया जाता है जिसका अमाउंट 5000 रुपये होता है। बाकी रेनकोट, आपके जूते, आपका जो हेलमेट है, सेफ्टी हेलमेट है, ये सारा का सारा आपको अलग से दिया जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, आपका वर्दी भत्ता मतलब ड्रेस अलाउंस। अब 6वें नंबर का जो आपका अलाउंस आता है वो आता है जोखिम और कठिनाई भत्ता। अगला जो भत्ता होता है वो कितना होता है, जोखिम और कठिनाई भत्ता। ट्रैक मेंटेनर, की मैन, मेड कर्मचारियों को प्रति माह 2700 रुपये देय होगा। कितना मिलता है 2700। ट्रैक मेंटेनर, की मैन और मेड को प्रति वर्ष सिर्फ इन्हीं को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। ना पॉइंट्समैन को मिलेगा, ना एसएनटी के डिपार्टमेंट को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। सिर्फ मिलने के लिए सिर्फ 3 नाम जोड़े हैं, ट्रैक मेंटेनर को मिलेगा, कीमैन को मिलेगा और मेड को मिलेगा। इन कर्मचारियों को प्रति माह 2700 मतलब 2700 महंगा जोखिम और कठिनाई भत्ता अलाउंस प्रदान किया जाता है। ठीक है, 2700 रुपये हर महीने कहाँ से अलाउंस मिलता है आपको, जोखिम भत्ता। अगला जो भत्ते की बात करेंगे, अलाउंसेस की बात करेंगे, वो है ब्रेक डाउन अलाउंसेस। अगला जो होता है वो होता है ब्रेक डाउन अलाउंसेस। अब ब्रेक डाउन क्या होता है भैया जी, ब्रेक डाउन मतलब जिस डिपो या जिस ऑफिस में या जिस स्टेशन में दुर्घटना राहत ट्रेन ART, जिस स्टेशन पे ART रहती है, ब्रेक डाउन कार रहती है, ब्रेक डाउन गाड़ी रहती है, तो उसमें जितने लोग नौमित रहते हैं
जितने भी कर्मचारी उस ब्रेकडाउन गाड़ी में नॉमिनेट किए जाते हैं, उन सभी को ब्रेकडाउन भत्ता दिया जाता है। ब्रेकडाउन ड्यूटी हेतु बुक हुए कर्मचारी को देय होगा। ऐसे कर्मचारियों को मुफ्त भोजन की आपूर्ति की जाती है। जहां कार्यस्थल पर भोजन की आपूर्ति संभव ना हो, उन्हें नगद भुगतान किया जाता है। ऐसे कर्मचारी अगर कहीं ब्रेकडाउन हुआ है और उसके साथ ब्रेकडाउन के साथ वो जाते हैं, वहां पर उनकी भोजन की व्यवस्था की जाएगी। अगर भोजन की व्यवस्था नहीं की जा रही है तो उन्हें नगद से वहां पर नगद भुगतान किया जाएगा। ड्यूटी स्थल से दुर्घटना स्थल तथा ड्यूटी स्थान पर वापसी यात्रा का पूरा समय समयोपरि ओटी भत्ते के भुगतान के लिए ड्यूटी माना जाएगा। मतलब जाने से आने से लेके सब कुछ क्या माना जाएगा? ड्यूटी माना जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को 100% की दर से यात्रा भत्ता प्राप्त होगा, जिसका इस तथ्य से कोई संबंध नहीं है कि वो मुख्यालय से 8 किलोमीटर से दूर गया है या 12 घंटे से अधिक रहा है या नहीं। मगर कोई कर्मचारी अगर दुर्घटना राहत पर निकल गया, ब्रेकडाउन पे बैठ गया, तो उसको 100% भत्ता दिया जाएगा। चाहे वो ब्रेकडाउन आप 8 किलोमीटर से आगे गया हो या नहीं गया हो, उसी यार्ड में क्यों ना निकला हो, या 12 घंटे हेडक्वार्टर से बाहर, तो उसमें कोई वो नहीं है कि भैया 8 किलोमीटर से दूर जाए या 12 घंटे से अधिक रहे। ठीक है, उसको 100% आपका जो रहेगा आपका यात्रा भत्ता दिया जाएगा। ब्रेकडाउन भत्ते के लिए विभिन्न विभागों जैसे लोको कैरेज वैगन, परिचालन, सिविल इंजीनियरिंग, सिग्नल, दूर संचार, बिजली इत्यादि से स्टाफ को चिन्हित किया जाता है। जो भी ब्रेकडाउन गाड़ियां जैसे ART मतलब एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, MRT मतलब मेडिकल रिलीफ ट्रेन, ठीक है, ART एंड MRT, ART मतलब एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और MRT मतलब मेडिकल रिलीफ ट्रेन के रख रखाव करते हैं, उन्हें उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित निर्धारित दरों पर ब्रेकडाउन भत्ता दिया जाता है। मतलब जो भी कर्मचारी नाम नॉमिनेट रहता है ब्रेकडाउन में, जैसे मेरा था, मुझे भी मिलता था, तो उनको क्या रहता है कि फिक्स हर महीने का एक ब्रेकडाउन भत्ता दिया जाता है। जो भी मेट होगा, जो भी ट्रॉलीमैन उसमें होगा, जो भी लोहार उसमें ऐड नाम होगा, जो भी नॉमिनेट होगा, उसको हर महीने का ब्रेकडाउन भत्ता दिया जाता है। जैसे कि कोई हेल्पर हो ग्रेड 2 का, हेल्पर ग्रेड 1 हो, या अन्य ग्रुप डी स्टाफ हो, लेवल 18 लेवल 18 हो, एक लेवल में हो, ठीक है, 1800 ग्रेड पे में, तो उसको 270 रुपये हर महीने का आपका ब्रेकडाउन अलाउंस मिला जाएगा। यदि कोई तकनीकी सीनियर टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो या लेवल कैस में हो 2 में हो या 1900 ग्रेड पे, तो 1800 ग्रेड वाले को 270, 1900 ग्रेड पे वाले को 405 और 4 लेवल से लेकर 5 लेवल मतलब 2400 से लेकर 2800 तक वालों को कितना मिलता है अलाउंस? ये 540 ब्रेकडाउन अलाउंस। 2800 ग्रेड पर तक कितना मिलेगा? 540। और उसके बाद 4200 या उससे ऊपर जितने भी हैं सभी को कितना मिलता है? 675 रुपये ब्रेकडाउन अलाउंस मिलता है। ठीक है, तो 4200 से ऊपर कितना मिलता है? 675, 2400 से ऊपर 540, 1900 वालों को 405 और 1800 वालों को 270। ये ब्रेकडाउन अलाउंस। इसके बाद अगला जो अलाउंस हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गेट अलाउंस। कौन सा अलाउंस? गेट। मतलब जो गेटमैन काम करता है, जो गेटमैन गेट में काम करता है, उस गेटमैन को गेट अलाउंस दिया जाता है। जो गेटमैन गेट में काम करता है उसको कौन सा अलाउंस दिया जाता है? गेट अलाउंस। तो क्या है भैया जी? स्पेशल लेवल क्रॉसिंग गेट इंजीनियरिंग का, स्पेशल लेवल क्रॉसिंग गेट इंजीनियरिंग पर कार्यरत ट्रैक मेंटेनर को प्रति माह 1000 रुपये पे मैट्रिक्स लेवल 8 तक एवं लेवल 9 के कर्मचारी को 1200 रुपये प्रति माह दिया जाता है। अगर कोई गेटमैन है जो कहाँ पर काम कर रहा है? स्पेशल गेट में। स्पेशल गेट में पढ़ा चुका हूँ। स्पेशल कंडीशन जैसा गेट जिसकी TVU 50,000 से कैसी है? ज़्यादा है, या जिसमें ट्रैफिक 1000 से ज़्यादा निकलते हैं, तो ऐसे स्पेशल गेट होंगे। ऐसे स्पेशल गेट पे यदि कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो उसको 1000 रुपये हर महीने गेट अलाउंस दिया जाएगा। कब तक? लेवल 8 तक। और लेवल 8 के ऊपर 1200 रुपये है हर महीना दे होगा। उसके बाद फिर बात करते हैं महंगाई भत्ता भी मिलता है आपको। क्या मिलता है? महंगाई भत्ता।
तो जो भी आपका महंगाई भत्ता निर्धारित होगा उसके हिसाब से आपको महंगाई भत्ता मिलता है। जैसे अभी आपका महंगाई भत्ता कितना है, 42% हो गया। तो जो भी आपका बेसिक होता है उस बेसिक का 42% आपको महंगाई भत्ता के रूप में दिया जाएगा, जिसको आप डियरेंस अलाउंस भी कहते हैं। अगला जो मिलता है वो मिलता है यात्रा भत्ता। अगला कौन सा मिलता है, यात्रा भत्ता। कर्मचारी को अगला जो भत्ता मिलता है वो मिलता है यात्रा भत्ता। रेल कर्मचारी को अपने मुख्यालय से 8 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा या वापसी हेतु निर्धारित दर के अनुसार यात्रा भत्ता देगा। हर कर्मचारी को अपने मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर और वापसी के लिए, ठीक है, क्या मिलता है, यात्रा भत्ता मिलता है। अब 7th पे वेतन कमीशन, जो 7वें वेतन आयोग है, उसके अनुसार जो हमारा यात्रा भत्ते का जो दर है वो निम्नलिखित प्रकार से है। अगर आप नीचे से पढ़ते हैं, तो अगर आप लेवल 5 या उसके नीचे है, मतलब 2800 ग्रेड पे, अगर आप 2800 ग्रेड पे या उससे नीचे हैं तो 2800 ग्रेड पे वालों सभी को जो अलाउंस रहता है वो रहता है 500 रुपये पर डे के हिसाब से। प्रतिदिन कितना मिलेगा, 500 रुपये। फुल जो रहेगा आपका यात्रा अलाउंस, ठीक है, ट्रेवलिंग अलाउंस 2800 ग्रेड पे तक कितना मिलेगा, 500 रुपये। उसके बाद लेवल 8 मतलब आपका 4800 ग्रेड पे तक, 42 से 48, 4200 से लेके 4800 ग्रेड पे तक कितना मिलता है, 800 रुपये। ठीक है, 2800 तक मिला 500 रुपये, 4200 से 4800 तक मिला कितना, 800 रुपये। और लेवल 9 से लेवल 11 तक मिलता है 900 रुपये। लेवल 9 से लेवल 11 तक 900 रुपये पर डे मिलता है। लेवल 12 से लेके 13 तक के लिए 1000 रुपये मिलता है। लेवल 12 से लेके लेवल 13 तक 1000 रुपये पर डे मिलेगा। और लेवल 14 से ऊपर, लेवल 14 तथा उससे ऊपर जितने कर्मचारी होंगे सबको 1200 रुपये प्रति माह में, प्रति दिन क्या मिलेगा, यात्रा भत्ता दिया जाएगा। अब यात्रा भत्ता मिलने की कंडीशन है, यात्रा भत्ता मिलने की क्या है कंडीशन। अब क्या कंडीशन है, यात्रा भत्ता मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के प्रत्येक दिन हेतु देय होगा, जिसकी गणना मध्य रात्रि से मध्य रात्रि के आधार पर की जाएगी। कभी भी यात्रा भत्ते की जो गणना होती है वो मध्य रात्रि से मध्य रात्रि के बीच, भला ही आप सुबह जा रहे हो लेकिन काउंट कब से होगा, वो मध्य रात्रि से। ठीक है, अगर मध्य मतलब जो आपका ट्रेवल्स अलाउंस है उसकी गणना कहाँ से करती है, की जाती है मध्य रात्रि से मध्य रात्रि, रात के 12 बजे से रात के 12 बजे तक इसका कैलकुलेशन किया जाता है। अब मुख्यालय से आप अनुपस्थित रहेंगे, 8 किलोमीटर बाहर रहेंगे, 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर रहेंगे, तो अगर आप लगातार 6 घंटे या उससे कम, लगातार 6 घंटे या उससे कम मुख्यालय से बाहर रहते हैं तो आपको जो आपका ट्रेवल्स अलाउंस मिलता है वो मिलता है 30%। अगर आप लगातार मुख्यालय से 6 घंटे या उससे अधिक समय तक बाहर रहते हैं तो कितना मिलता है, 30%। मान लो आप 4200 ग्रेड पे में हैं तो 4200 ग्रेड पे में आपको कितना मिलता है, 800। 4200 वालों का जो है आपका ट्रेवल्स अलाउंस कितना है, 800 रुपये। तो 800 का कितना मिलेगा आपको, 25%, कितना 30%। 800 का कितना मिलेगा, 30%। अगर 6 घंटे या उससे कम समय तक बाहर रहते हैं तो कितना मिलेगा, 30%। अगर 6 घंटे से अधिक समय तक बाहर रहते हैं, अगर आप हेडक्वार्टर से 6 घंटे से अधिक समय तक बाहर रहते हैं और 12 घंटे से कम, अगर हेडक्वार्टर से आप 6 घंटे से ज़्यादा और 12 घंटे से कम समय तक बाहर रहते हैं तो आपको 70% क्या मिलता है, आपका ट्रेवल्स अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाता है। अगर लेकिन आप 12 घंटे या उससे अधिक समय तक बाहर रहते हैं, अगर आप 12 घंटे या उससे अधिक समय तक बाहर रहते हैं तो आपको 100% क्या मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण जगह इस चीज़ ये बता है कि भाई यात्रा भत्ता हमेशा मध्य रात्रि से मध्य रात्रि के बीच में, जब भी आप टीए भरो तो उसका जो कैलकुलेशन होगा वो मध्य रात्रि से मध्य रात्रि के बीच किया जाता है। उसके बाद एक और अगले भत्ते की बात करते हैं, 11 नंबर भत्ता है, वो है परिवहन भत्ता। कौन सा भत्ता, परिवहन भत्ता। 7वें वेतन आयोग के अनुसार 1/1/2016 से परिवहन भत्ते की दरें निम्नानुसार है, हम उस पर चर्चा करेंगे। अब परिवहन भत्ता किसे कहते हैं,
परिवहन भत्ता वह भत्ता होता है जिसके तहत कर्मचारी को उसके घर से ऑफिस तक और ऑफिस से घर तक जाने आने जाने के लिए जो भत्ता दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं, परिवहन भत्ता। आपके सैलरी पे स्लिप में भी लिख के आता है परिवहन भत्ता, ट्रेवलिंग अलाउंस लिखा रहता है उसमें भी, ठीक है। तो वो जो रहेगा वो उसके ग्रेड पे के आधार पे अलग अलग डिसाइड किया गया है। जैसे परिवहन भत्ता, परिवहन भत्ता क्या समझ में आ गया, आपको घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने के लिए जो भत्ता देते हैं उसको ही को परिवहन अलाउंस कहते हैं। जैसे अगर आप लेवल 1 से लेवल 2 में हैं, आप लेवल 1 और लेवल 2 में हैं, तो आपको उच्च टीपीटी शहर में है मतलब टीपीटी मतलब महत्वपूर्ण शहर में है, बड़े शहर में, महानगर में। तो अगर आप महानगर में हैं और आप लेवल 1 और लेवल 2 में मतलब 1800 और 1900 ग्रेड पे में हैं, तो आपको 3600 रुपये प्लस महंगाई भत्ता देय होगा। आप बड़े शहर में हैं, मेट्रो सिटी में हैं, तो 3600 प्लस महंगाई भत्ता। अगर नॉर्मल स्टेशन पे है आपको तो 1800 रुपये प्लस जो भी महंगाई भत्ता, जैसे अभी 42% महंगाई भत्ता है तो 1800 का क्या हो जाएगा, उसमें 42% और जुड़ जाएगा। तो ये जो मिलेगा वो आपका क्या रहेगा, परिवहन भत्ता। वैसे ही लेवल 1 और लेवल 2 यदि वेतन किसका है, इस कंडीशन में भी देखो लेवल 1 और लेवल 2 में तो है, लेकिन जो वेतन है मेरा 24,200 या उससे अधिक बन रहा है तो 1800 में आ जाएगा। लेकिन अगर मेरा उससे कम बन रहा है, लेवल 1 और लेवल 2 में हूँ तो बड़े शहर में हूँ तो 1350 मतलब मेट्रो सिटी में, और नॉर्मल जगह पे हूँ तो कितना मिलता है, 900, ठीक है। अगर 3 से 8 है आपका, अगर आप लेवल 3 और लेवल 8 के बीच में हैं तो महानगर में आपका जो परिवहन भत्ता होगा वो 3600 प्लस महंगाई भत्ता, और अन्य शहरों में 1800 प्लस महंगाई भत्ता। अगर आप लेवल 9 या उससे अधिक हैं तो 7200 प्लस महंगाई भत्ता, और अन्य जगह पे 3600 प्लस महंगाई भत्ता। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये जो मिलता है आपको क्या मिलता है, परिवहन भत्ता। अगर कोई दिव्यांग कर्मचारी है, अगर कोई दिव्यांग कर्मचारी है तो यह महंगाई ये जो कर्मचारियों को 2 गुने दर से महंगाई भत्ते के साथ परिवहन भत्ता दिया जाता है। मतलब जो भी अमाउंट बनता है उसको क्या कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है दिव्यांग कर्मचारियों के लिए। अब अगला जो है कठिन स्थान भत्ता, टफ लोकेशन अलाउंसेस, ठीक है। एक भत्ता और देय होता है कर्मचारी को, उसको बोलते हैं टफ लोकेशन अलाउंसेस, कठिनाई स्थान भत्ता। मतलब ऐसी जगह पे अगर कर्मचारी हमारा ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ पर रहना मुश्किल है, जहाँ पर अपने आप को सरवाइव करना मुश्किल है, ऐसी जगह में अगर वो काम कर रहा है तो उसको कठिन स्थान भत्ता या टफ लोकेशन अलाउंस दिया जाता है। पहले यह आदिवासी जनजाति क्षेत्र भत्ते के नाम से जाना जाता था। पहले इस कठिन स्थान या टफ लोकेशन जो था, इसको पहले क्या नाम से जाना जाता था, आदिवासी जनजाति क्षेत्र, जिसको ट्राइबल क्षेत्र कहते हैं। ट्राइबल क्षेत्र भत्ता, जब मतलब जो कर्मचारी ट्राइबल क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसको ये ट्राइबल क्षेत्र भत्ता दिया जाता था, जिसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, कठिन स्थान भत्ता या टफ लोकेशन अलाउंस कर दिया गया है। जैसे आपके इलाके में भी जो भी आपका टफ इलाके होंगे इस टाइप से, जैसे कि अगर नागपुर मंडल की बात कर लें तो घोड़ा डोंगरी, सारणी, ठीक है, ये काला आखर, सहेली, ताकू, केसला, मतलब ऐसे कुछ स्टेशन नॉमिनेट करके रखे जाते हैं जिसको क्या कहा जाता है, कठिन स्थान कहा जाता है, और वहाँ पे जो भी काम करता है उसको कठिन अलाउंस भत्ता दिया जाता है। जैसे कि जो भी आपका 8 से कम होगा, पे मैट्रिक्स लेवल 8 या उससे कम होगा तो उसको 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता था, और इससे है मतलब, और इससे ज़्यादा होगा तो 1200 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। कठिन भत्ता कितना है, 8, लेवल 8 या उससे कम के लिए 1000, और लेवल 8 से लेवल 9 या उससे ज़्यादा के लिए 1200 रुपये प्रति माह। अगला जो होता है मकान किराया भत्ता, अगला जो होता है जिसको HRA भी बोलते हैं अपन। अगला जो कौन सा भत्ता मिलता है, हाउस रेंट अलाउंसेस। अगला जो भत्ता है वो है हाउस रेंट अलाउंसेस। तो जो हाउस रेंट अलाउंसेस है ये अलग अलग है। अब अलग अलग कोटि में बांट दिया गया है कि भैया मेरा जो शहर है वो X श्रेणी में आ रहा है कि Y श्रेणी में आ रहा है कि Z श्रेणी में आ रहा है। जो महानगर होगा वो X में आएगा, जो महानगर से थोड़ा सा मतलब नगर होगा, डेवलप नगर होगा तो Y में आएगा, और जो नॉर्मल शहर है या ग्रामीण क्षेत्र है वो किस में आएगा, आपका Z में आएगा।
तो x के लिए ये 5400 है, y के लिए 3600 है और z के लिए कितना है, ये 1800 है। अब क्या होगा भाई, इसमें प्रतिशत भी है, इसको क्या किया गया है, प्रतिशत में बांट दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप एक्स शहर में, मतलब महानगर में, मेट्रो नगर में, जैसे मेट्रो नगर दिल्ली मुंबई, ये क्या है, मेट्रो नगर में है, तो अगर आप मेट्रो नगर है तो जो भी आपका बेसिक होता है उसका 24% आपको HRA दिया जाता है। अगर आप मेट्रो सिटी में है तो कितना परसेंट HRA है, 24%। लेकिन अपन वाई मतलब महानगर में, महानगर है, बड़ा नगर है, जैसे भोपाल हो गया, जबलपुर हो गया, ये सब क्या है, महानगर है, लेकिन मेट्रो नगर नहीं है। तो जो ऐसे स्पेस में जैसे नागपुर है, ऐसी जगहों पे रहेंगे तो उनको जो अलाउंस मिलता है वो मिलता है 16%। कितना मिलेगा, 16। जो भी आपका बेसिक रहेगा उस बेसिक का 16% HRA या हाउस अलाउंसेस दिया जाता है। अगर जेड मतलब फिर जो लोकल शहर है, कोई भी गांव है, देहात है, लोकल शहर है, ठीक है, जब महानगर नहीं है तो ऐसी छोटी जगह पे रहने के लिए जो सभी लोगों को जो अलाउंस दिया जाता है बेसिक का कितना दिया जाता है, 8%। तो एक्स वाई जेड 24, 16 और 8, 8 दूनी 16 और 24, 24, 16 और 8 तीन भागों में इसको क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है, ठीक है। मेट्रो शहर में 24, महानगर में 16 और नॉर्मल जगह पे कितना हो जाएगा, 8%। अगला जो महंगाई भत्ता, जो अगला भत्ता है, जो अलाउंसेस है, वो बात करते हैं ड्राई सेल भत्ता। ये अभी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बंद कर दिए, मिल रहा है ना, ठीक है। ड्राई सेल अलाउंसेस मतलब सूखा वाला सेल, ड्राई मतलब सूखा, ठीक है। कर्मचारी सभी पेट्रोलमैन जिन्हें रात्रि गश्त पेट्रोलिंग की ड्यूटी करनी पड़ती है, उन्हें मतलब 150 रुपये प्रति माह के दर से नियमित वेतन में सेल खरीदने के लिए भत्ता दिया जाता है। ड्राई सेल भत्ता किसे कर्मचारियों को दिया जाता है जो रात में गश्त कर रहे हैं, तो वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो रोशनी के लिए उनको क्या चाहिए, टार्च। टार्च में क्या डालना पड़ेगा, बैटरी डालना पड़ेगा, और बैटरी ज़्यादा चलती नहीं, जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो बैटरी खरीद के डालने के लिए हर कर्मचारी को प्रति माह 150 रुपये आपका ड्राई सेल अलाउंसेस दिया जाता है। जिन्हें रिचार्जेबल टार्च उपलब्ध है उन्हें भत्ता नहीं मिलेगा। अगर आपके यहाँ पे ऐसी टार्च आपको दे दी गई है जो रिचार्ज हो सकती है तो वहाँ आपको ड्राई सेल भत्ता नहीं दिया जाएगा। लेकिन आपको रिचार्जेबल बैटरी मतलब टार्च नहीं दिया गया है तो आपको हर कर्मचारी को वहाँ पर जो भी नाइट पेट्रोलिंग करेगा 150 रुपये प्रति माह के हिसाब से ड्राई सेल भत्ता दिया जाएगा। अगला भत्ता बात करेंगे 15 नंबर का, अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता। मतलब हॉस्पिटल जो मरीज होती है रहते हैं उनका केयरलेस, उनकी देखभाल के लिए जो भत्ता दिया जाता है उसको अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता। अब नॉर्मल चीज़ है कि भैया अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता किसको मिलेगा, जो अस्पताल के कर्मचारी होंगे, वह कर्मचारी जो अस्पताल में काम करेंगे उनको अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता दिया जाता है। अब किन्हें मिला जाएगा, ग्रुप सी व ग्रुप डी के कर्मचारी, ठीक है। अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता भी किसको मिलेगा, ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारी जो गैर लिपिकीय हो, मतलब जो लिपिक ना हो, बाबू ना हो, जो काम कर रहे हो, जो बाबू की पोस्ट को छोड़ के बाकी जितने भी कर्मचारी है सबको अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता दिया जाता है। रेल अस्पतालों और स्वास्थ्य इकाइयों पर क्लिनिकों में कार्यरत रेल कर्मचारियों को अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता दिया जाता है। लेवल 8 तक यह भत्ता जो रहता है 4100 रुपये प्रति माह रहता है। हर वो कर्मचारी जो हॉस्पिटल में काम कर रहा है सी और डी ग्रुप का, उसको एक महीने में कितना मिल रहा है, 4141 रुपये प्रति माह। और यदि जिसका लेवल 9 से कैसा है, ऊपर है, लेवल 9 या उससे ऊपर है, उसको 5300 रुपये प्रति माह अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता दिया जाता है। अस्पताल रोगी देखभाल भत्ता समझ में आ गया। हमेशा याद रखना ये क्लरिकल या लिपिकीय जो बाबू रहेंगे क्लरिकल डिपार्टमेंट को ये दिया नहीं जाएगा। जो वहाँ काम कर रहे हैं सी और डी ग्रुप के कर्मचारी उन्हीं को दिया जाएगा। लेवल 8 तक 4100, लेवल 9 तक 5300। अब अगला है संयुक्त स्थानांतरण अनुदान सीटीजी अलाउंस। संयुक्त स्थानांतरण अनुदान कर्मचारी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर प्रशासन के हित में स्थानांतरण होने पर
मूल वेतन के आधार पर दिया जाता है। अगर कर्मचारी का ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जा रहा है, अगर कर्मचारी का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जा रहा है तो उन्हें ये संयुक्त स्थानांतरण अनुदान या CTG प्रदान किया जाता है। अब CTG कब प्रदान किया जाएगा भाई? ट्रांसफर अलाउंस लेते हो ना आप, ठीक है, ट्रांसफर अलाउंस कब दिया जाएगा? ट्रांसफर अलाउंस की कंडीशन है कि जहां स्थानांतरण 20 किलोमीटर अथवा उससे अधिक की दूरी पर स्थित किसी अन्य स्टेशन पर हुआ है तो कर्मचारी को CTG का भुगतान पिछले माह के मूल वेतन का 80% की दर से दिया जाएगा। ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि CTG अलाउंस कितने % देय होता है? तो CTG अलाउंस 80% देय होता है। मतलब जो भी आपका मूल वेतन है उसका 80% आपको CTG अलाउंस मिलेगा, ठीक है। ट्रांसफर भत्ता अलाउंस मिलेगा, कितना मिलेगा ट्रांसफर भत्ता अलाउंस? 80%, ठीक है। लेकिन कब मिलेगा? जब जहां पे आपकी पोस्टिंग है उससे आपका ट्रांसफर 20 किलोमीटर या उससे दूर होगा। 20 किलोमीटर या उससे दूर होगा तो आपको CTG अलाउंस मिलेगा 80% की दर से। सभी श्रेणी के कर्मचारी जिनका स्थानांतरण 20 किलोमीटर से की परिधि में किया गया है अथवा आवासीय परिवर्तन किया गया है उन्हें 1/3 राशि देय होगी। और जिन भी कर्मचारियों का जो स्थानांतरण जो है वो 20 किलोमीटर से कम या ऐसी जगह जिसमें उनको आवास क्या करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है, ऐसे जगह ट्रांसफ़र होता है तो उसको 1/3 राशि देय होगी। सेवानिवृत्त कर्मचारी यदि सेवानिवृत्ति के पश्चात 20 किलोमीटर अथवा उससे अधिक की दूरी पर स्थित किसी अन्य स्टेशन पर बसता है अगर सेवानिवृत्त कर्मचारी यदि सेवानिवृत्ति के पश्चात 20 किलोमीटर अथवा उससे अधिक की दूरी पर स्थित किसी अन्य स्टेशन पर बसता है तो CTG का भुगतान अंतिम मूल वेतन का 80% दिया जाएगा। मतलब कोई रिटायर होने वाला कर्मचारी, जो कर्मचारी रिटायर हो रहा है और रिटायर होने के बाद पता चले वो नौकरी कर रहा है भोपाल में और उसके बाद फिर वो यूपी का रहने वाला है तो वो अपना यूपी में अपने घर में जाके वो बसेगा, तो जब वो ऐसा जब जाएगा तो उसको भी ये CTG अलाउंस दिया जाता है और जो उसका आखिरी वेतन रहेगा उसका 80% ये CTG अलाउंस उसको दिया जाएगा। मेरे को मिलने का हक है। हाँ, सेवानिवृत्त कर्मचारी, हाँ, सेवानिवृत्त कर्मचारी जो उसी स्टेशन या 20 किलोमीटर के दायरे में बसता है या निवास वास्तविक रूप से बदलता है तो उसे 1/3 राशि का भुगतान किया जाएगा। लेकिन ये वही बात होगी जो कर्मचारी के लिए साथ था कि वो जो रिटायर कर्मचारी है वो 20 किलोमीटर से दूर नहीं जाता, 20 किलोमीटर के अंदर ही रहता है, लेकिन वहीं पे अपने आवास को चेंज कर रहा है। अभी सरकारी क्वार्टर में था, अब अपने क्वार्टर में चले गया, या कोई दूसरे क्वार्टर में था, अब कोई दूसरे क्वार्टर उसमें रहना, मतलब प्राइवेट घर में या खुद के घर में रहना चालू कर दिया। तो जैसे ही उसका आवास चेंज होगा तो उसको जो भुगतान किया जाएगा वो कितना किया जाएगा? 1/3। अब 1/3 क्या होता है भाई? देखो, जो आखिरी सैलरी है उसका 80% मिलता है CTG अलाउंस, उस CTG अलाउंस का 1/3 भाग दिया जाएगा। सर इसमें ये आवास परिवर्तन वाला है, आवास परिवर्तन, तो जैसे अगर कार्यरत कर्मचारी है, हाँ, और उसका जैसे नहीं उसका नहीं उसका नहीं मिलेगा, कार्यरत कर्मचारी का नहीं। हाँ, उसका अगर ट्रांसफर हुआ है, वो सेवानिवृत्त हुआ है, उसी केस में होगा। आप यहाँ से अगर आप उसी में कर्मचारी, आपका कोई ऑफिस चेंज नहीं हुआ है और आप एक जगह से दूसरी जगह लेना चाहो तो नहीं, म्यूचुअल में नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें जो प्रशासन हित में होगी उसमें ये सारी चीजें देय होगी, जब प्रशासन अपने हित के लिए ये सब काम करे, ठीक है। सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी एवं मृत्यु के मामले में रेल कर्मचारी के परिवार को देय राशि एक समान होगी, ठीक है। अगर रेल कर्मचारी हमारा मृत्यु हो जाती है और उसका परिवार भी यदि अपना घर शिफ्ट करता है तो सेम वही कंडीशन रहेगी जो सेवानिवृत्त कर्मचारी के साथ रहती है। अगर वो 20 किलोमीटर से दूर जाके उसकी फैमिली बसती है तो भी उसको आखिरी वेतन का 80% उसका CTG अलाउंस मिलेगा। अगर वो वहीं के वहीं उसका सिर्फ घर चेंज होता है तो भी 1/3 उसको CTG अलाउंस दिया जाएगा। पदोन्नति पर स्थानांतरण के मामले में पदोन्नति पूर्व वेतन के आधार पर भुगतान किया जाएगा। अगर पदोन्नति मतलब प्रमोशन हो रहा है और प्रमोशन के बाद उसका स्थानांतरण हो रहा है या उसकी जगह चेंज हो रही है तो यही 80% दिया जाएगा
लेकिन ये जो अमाउंट रहेगा ये डिपेंड करेगा किसके, उसकी पुराने वेतन पर, नए वेतन पे नहीं मिलेगा। किस वेतन पे मिलेगा? पुराने वेतन पे। निम्न स्थिति में सीटीजी देय नहीं होगा। अब ये जो निम्नलिखित कंडीशन है इसके आधार पर आपको सीटीजी अलाउंस नहीं मिलेगा। किस किस को नहीं मिलेगा? पहली चीज, स्वेच्छा स्थानांतरण या पारंपरिक स्थानांतरण पर देने होगा। यदि आप म्यूचुअल ट्रांसफर पे जा रहे हो, यदि आपका ऑन रिक्वेस्ट पे ट्रांसफर पे जा रहे हो, तो आपको सीटीजी अलाउंस नहीं मिलेगा। 180 से कम दिनों के लिए 180 से कम दिनों के लिए अस्थायी स्थानांतरण, 180 से कम दिन के लिए, अगर आप कहीं 180 से कम दिन के लिए अस्थायी स्थानांतरण पे जा रहे हैं, मतलब डेपुटेशन पे आपको कहीं पहुंचा दिया कि भैया 60 दिन के लिए यहाँ चले जाओ, 10 दिन के लिए यहाँ चले जाओ, 1 महीने के लिए चले जाओ, ऐसी कंडीशन में भी आपको ये सीटीजी अलाउंस नहीं मिलेगा। सेवानिवृत्ति की स्थिति में जब तक कर्मचारी रेल आवास रिक्त नहीं करता तब तक उसको देने होगा। अगर कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया है और जब तक वो जिस क्वार्टर में रह रहा है उस क्वार्टर को खाली नहीं करेगा तब तक उसको सीटीजी अलाउंस नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सीटीजी अलाउंस कितना मिलता है, कितना मिलता है? तो हमेशा याद रखना 80% मिलता है। जो भी आपका मूल वेतन है उसका 80% सीटीजी अलाउंस मिला है। तो ये हमारे सारे के सारे हम लोगों ने, हमारे क्या हो गए, अलाउंसेस हम लोगों ने पढ़ लिए। अब अलाउंसेस तो हमने सारा पढ़ लिया। अब आपका जो